ईडी का नाम आते ही भ्रष्टाचार से अर्ज की गई संपत्तियों की डिटेल और ढेर सारे नोट एक साथ दिखाई देने लगते। ईडी का नाम सुनते ही सबके पसीने छूट जाते हैं। आखिर ईडी है क्या, जिससे भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी पुलिस से भी ज्यादा डरते हैं? आइए जानते हैं कि ईडी कैसे काम करती है, इसके जांच करने का क्या तरीका होता है और भ्रष्ट नेता और अधिकारी पुलिस से भी ज्यादा ईडी से क्यों डरते हैं। तो आइए जानते हैं। ईडी एक वित्तीय जांच एजेंसी है जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन में काम करती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी भारत की कानून प्रवर्तन खुफिया एजेंसी है जो देश में आर्थिक कानूनों को लागू करने और इससे संबंधित अपराधों को पकड़ने के लिए बनाई गई है। 26 मई 1956 को सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग ने विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा के तहत कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए प्रवर्तन इकाई का गठन किया था। ईडी आज देश में हो रहे धन शोधन निवारण, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और फेरा के तहत आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एक एजेंसी है। ईडी की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वह पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। किसी आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त जांच एजेंसी कारण बताएगी या नहीं, यह उसकी मर्जी पर निर्भर है। ईडी के अगर एक भी अधिकारी के सामने बयान दिया गया है तो वह अदालत में सबूत माना जाता है। इसकी गिरफ्तारी में भी जमानत में काफ़ी मुश्किल से होती है। आखिर ईडी को इतनी पावर कहां से मिलती है? तो देखिए, अपराध और भ्रष्टाचार के जरिए जो संपत्ति और पैसा अर्जित किया जाता है उसे सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए। ऐसा करने से अपराधी किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं होती। देश में इन्हीं अपराधों और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की सख्त ज़रूरत थी। 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए ईडी को लाया गया था, लेकिन इस अधिनियम को 2005 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य था कि भारत के बाहर या यूं कहें कि स्विस बैंकों में जो पैसे भेजे जा रहे थे उसको रोकना और इसके साथ ही पैसे को कहां भेजा जा रहा है उसका पता करना था। इसलिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मुताबिक ईडी को सेक्शन 48 और 49 के तहत जांच करने की शक्तियां मिली। ईडी अधिनियम अनुसार अगर भारत से विदेशों में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है तो संबंधित जगह को जानकारी के लिए अनुरोध पत्र भेजने का अधिकार है। वही अनुरोध करने के बाद विदेश की सरकार ईडी द्वारा पूछे गए दस्तावेजों और साक्ष्यों को भारत के साथ साझा कर सकती है। वहीं ईडी के पास जब कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है या उसे किसी भ्रष्टाचार का पता चलता है तो पहले वो संबंधित ठिकानों पर रेड मारने से लेकर आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाती है। यह प्रक्रिया होने के बाद ईडी अपराधी को पूछताछ के लिए समन भेजती है। अगर हम सीबीआई की बात करें तो वह अमूमन केंद्र सरकार या फिर अदालत का आदेश मिलने पर किसी खास मामले की छानबीन करती है। राज्य से जुड़े मामलों की जांच के लिए उसे संबंधित सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन ईडी के मामले में ऐसा नहीं है। स्थानीय पुलिस स्टेशन में से धन से संबंधित कोई केस दर्ज किया जाता है जो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो इसकी जांच करने वाली अधिकारी ईडी को पूरा विवरण भेजता है। इसके अलावा अगर अपराध सीधा केंद्रीय एजेंसी के संज्ञान में आता है तो वे एफआईआर या फिर चार्जशीट के लिए अपराधी को बुला सकती है। इसके बाद पता लगाया जाता है कि कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई है। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि स्थानीय पुलिस और ईडी की जांच अलग अलग कैसे होती है। तो देखिए, अगर किसी नेशनल बैंक में चोरी हुई होती है तो स्थानीय पुलिस स्टेशन पहले जांच करेगा। वहीं अगर चोरी करने वाले ने चुराया गया सारा पैसा बिना खर्च किए अपने घर में रख लिया तो ऐसे में ईडी कोई इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि पैसे को पहले ही जब्त किया जा चुका होता है। लेकिन चोरी किए गए पैसों को 4 साल बाद प्रॉपर्टी खरीदने, किसी दूसरे को पैसा भेजना या ट्रांसफ़र करना या फिर पैसे को विदेशों में भेज देने पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। इसके बाद ईडी की केस में एंट्री होती है। ईडी चोरी किए गए पैसों की वसूली प्रॉपर्टी अटैच करके करती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर 1 करोड़ रुपए के गहने चोरी हो जाते हैं तो पुलिस अधिकारी चोरी की जांच करेंगे, लेकिन ईडी 1 करोड़ रुपए के पैसों की वसूली के लिए आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर देती है। आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि यह कुर्क क्या है, तो ये हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो वहीं केस की छानबीन के बाद प्राप्त दस्तावेजों के मुताबिक ईडी के अधिकारी आरोपी के पास जब पूछताछ करने के लिए पहुंचते हैं तो सबसे पहले सब कुछ नॉर्मल दिखता है, मगर जैसे ही अधिकारियों के सवालों की बौछार शुरू होती है वैसे ही अपराधी के पसीने छूटने लग जाते हैं। ईडी सवाल दर सवाल, घुमा फिरा कर सवाल, कई एंगल से सवाल, संतुष्ट न होने पर कई दिनों तक सवाल करती है। इतनी गहन पूछताछ के बाद अपराधी ईडी के सामने सच बोल ही देता है, जिससे एजेंसी को केस को सुलझाने में काफ़ी मदद मिलती है।
किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच शुरू करने के बाद ईडी पीएमएलए की धाराओं के मुताबिक संपत्तियों और पैसों को खोजकर उन्हें सीज कर देती है। इसके आधार पर ईडी के अधिकारी यह तय करते हैं कि अपराधी की गिरफ्तारी होगी या नहीं। वहीं ईडी धारा 50 के तहत शख्स को पूछताछ के लिए बिना बुलाए सीधे तलाशी और जब्त भी कर सकती है। इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि पहले व्यक्ति को समन भेजा जाए और फिर तलाशी और जब्ती की जाए, यानी ईडी कैसे भी केस की शुरुआत कर सकती है। अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ईडी को चार्जशीट दर्ज करने के लिए 60 दिन का समय मिलता है। लेकिन अगर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और केवल संपत्ति कुर्क की जाती है तो कुर्की के आदेश पर अभियोजन शिकायत 60 डेज के भीतर रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने प्रस्तुत की जाती है। अब जानते हैं कि यह संपत्ति कुर्क क्या होता है। तो देखिए, संपत्ति कुर्क एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसकी कार्रवाई तब की जाती है जब कोई अपराधी अदालत या पुलिस की पकड़ से फरार हो जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ईडी ने 31 मार्च 2022 तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 5422 केस दर्ज किए हैं। वहीं ईडी ने 1,04,702 करोड़ रुपए या संपत्ति जब्त कर चुकी है। एजेंसी 922 मामलों में चार्जशीट दायर कर चुकी है और 23 आरोपियों को दोषी ठहरा चुकी है। हालांकि जिस तरह से ईडी देश में सक्रिय है, इससे एजेंसी पर कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि केंद्र सरकारें ईडी को अपने हिसाब से यूज कर रही है। अब बात करते हैं कि आखिर सुशांत सिंह के केस में ईडी की एंट्री क्यों हुई, क्योंकि वो केस तो बिल्कुल अलग था। तो देखिए, सुशांत सिंह के केस में 15 करोड़ रुपए के गड़बड़ी का और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था, जिसके कारण ईडी को इस केस में एंटर होना पड़ा था। जिसके बाद इसमें कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं मिला था, जिसके कारण किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। थैंक यू।